अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की उर्दू किताब अपनी ज़बान का सबक नंबर 12 हसरत मोहानी। इस वीडियो में आपको इस चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। हसरत मोहानी सबक को पढ़ते हैं और इनके बारे में जानते हैं। सैयद फजलुल हसन नाम और हसरत तखल्लुस यानी वो कलमी नाम जो शायर शेर में इस्तेमाल करते हैं। 1875 में कस्बा मोहान, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। बाज़ किताबों में उनका सन पैदाइश 1880 और 1881 भी मिलता है। वो एक कामयाब शायर और बेबाक सहाफ़ी यानी बेखौफ अखबार नवीस होने के साथ साथ एक सरगर्म सियासतदान और मुजाहिदे आज़ादी भी थे। मुजाहिदे आज़ादी का मतलब आज़ादी के लिए लड़ने वाला। अरबी फ़ारसी की इब्तदाई तालीम मकतब में हासिल की। 1898 में गवर्नमेंट हाई स्कूल फतेहपुर से मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के बाद 1899 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज मौजूदा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। हसरत ने 12 साल की उम्र में शेर कहना शुरू कर दिया। इस पूरे पैराग्राफ का मतलब ये है कि सैयद फजलुल हसन का तखल्लुस हसरत था। उनका जन्म 1875 में कस्बा मोहान, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में हुआ था। किताबों में उनका डेट ऑफ बर्थ 1880 या 1881 भी मिलता है। वो एक सफल कवि और बेखौफ अखबार नवीस और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने शुरुआती शिक्षा अरबी और फारसी में एक मकतब से ली। 1898 में गवर्नमेंट हाई स्कूल फतेहपुर से मैट्रिक पास करने के बाद 1899 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में एडमिशन लिया। हसरत ने केवल 12 साल की उम्र में ही शायरी लिखना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट पैराग्राफ को रीड करते हैं। 1903 का साल हसरत की ज़िंदगी में बड़ी अहमियत रखता है। उसी साल वह अपने बागियाना ख्यालात का मतलब होता है ऐसे विचार जो किसी गलत हुकूमत या हुकूमत के जुल्म के विरोध करने के हो की वजह से कॉलेज से निकाले गए। अब हसरत अलीगढ़ के मोहल्ला रसालगंज में किराए पर मकान लेकर रहने लगे। उन्होंने बीए का इम्तिहान पास किया। उसी साल चचाजाद बहन निशा बेगम से उनकी शादी हुई, जो एक पढ़ी लिखी, बाहिम्मत, हौसलामंद और मुस्तकिल मिजाज खातून थी। 1903 ही में हसरत ने एक इल्मी व अदबी रिसाला उर्दू मुअल्ला जारी किया। ये सिलसिला आखिर उम्र तक जारी रहा। उनका शेर है मस्के सुखन जारी चक्की की मशक्कत भी, एक तरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। इस पूरे पैराग्राफ का मतलब ये है कि 1903 का साल हसरत के जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट रहा। इसी साल अपनी बागी विचारों के कारण उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया, जिसके बाद वे अलीगढ़ के रसूलगंज में एक किराए के मकान में रहने लगे। उन्होंने बीए की परीक्षा पास की। इसी वर्ष उनकी शादी उनके चचा की बेटी निशा बेगम से हुई, जो एक पढ़ी लिखी, हिम्मत वाली और साहसी खातून थी। 1903 में हसरत ने एक साहित्यिक और राजनीतिक रिसाला उर्दू मुअल्ला निकाली, जो उनके जीवन के अंत तक छपते रहे। इस शेर का ये मायने है कि एक तरफ मेरी शायरी का रियाज जारी है और दूसरी तरफ जेल में चक्की पीसने की कड़ी मेहनत। हसरत का मिजाज भी क्या कमाल है। नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करते हैं। उर्दू मुअल्ला में अदबी और सियासी दोनों तरह की मज़ामीन शाये होते थे। इस पर्चे ने अहले हिंद नेक्स्ट पेज पर चलते हैं खुशूसान मुसलमानों की सियासी बेदारी में अहम रोल अदा किया। हसरत मोहानी ने उसके ज़रिए कौमी इत्तेहाद, सेक्युलरिज्म और कामिल आज़ादी की आवाज़ बार बार बुलंद की। वो आज़ादी के मतवाले थे। इस सिलसिले में किसी मसलहत पसंदी को जायज़ नहीं समझते थे। अंग्रेज़ी हुकूमत के उन्होंने खुलकर मुखालफत की और वह इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। इस पूरे पैराग्राफ का मतलब ये है कि हसरत मोहानी ने विशेष रूप से मुसलमानों में राजनीतिक जागरूकता पैदा करने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कौमी एकता, सेक्युलरिज्म जिसे धर्मनिरपेक्षता भी कहते हैं, और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई। वे आज़ादी के लिए किसी भी तरह के समझौते के खिलाफ थे। ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए वे इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करते हैं। अप्रैल 1908 के उर्दू मुअल्ला में एक मजमून की इशाअत पर मुकदमा चला।
عدالت نے انہیں 2 سال قید بامشقت کی سزا سنائی اور 500 روپے جرمانہ کیا۔ جیل میں حسرت نے کس طرح سبو روز گزارے، ان کے اس شعر سے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ کٹ گیا قید میں ماہ رمضان بھی حسرت، گرچہ سامان سحر کا تھا نہ افطاری کا۔ اس پورے پیراگراف کا مطلب یہ ہے کہ اپریل 1908 میں اردو معلیٰ میں ایک لکھ چھاپنے کے آروپ میں ان پر مقدمہ چلا۔ عدالت نے انہیں 2 سال کی سخت قید اور 500 روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ اس شعر کا یہ معنی ہے کہ حسرت کا رمضان کا مہینہ جیل میں ہی بیت گیا، حالانکہ وہاں نہ سحری کا کوئی انتظام تھا اور نہ افطاری کا۔ نیکسٹ پیراگراف پڑھتے ہیں۔ قید سے رہائی کے بعد حسرت کے سیاسی خیالات میں اور شدت پیدا ہو گئی۔ اس زمانے میں سودیسی تحریک شروع ہو چکی تھی۔ اس تحریک کا مطلب تھا کہ اپنے ہی ملک کی بنی ہوئی چیزیں خریدی اور استعمال کی جائیں، ودیشی مال کا بائیکاٹ کیا جائے۔ انہوں نے خدر کا استعمال پہلے ہی شروع کر رکھا تھا۔ عوام میں بھی سودیسی مال کے استعمال کو رائج کرنے کے لیے حسرت نے علی گڑھ کے محلہ رسال گنج میں ایک سودیسی اسٹور کھولا جو کامیابی سے چلا۔ اس پورے پیراگراف کا مطلب یہ ہے کہ جیل سے رہا ہونے کے بعد حسرت کے راجنیتک وچار اور کڑے ہو گئے۔ اس سمے دیش میں سودیسی آندولن شروع ہو چکا تھا۔ اس کا مقصد اپنے ہی دیش میں بنی چیزوں کا استعمال کرنا اور ودیشی سامان کا بہشکار کرنا تھا۔ حسرت پہلے سے ہی کھادی پہنتے تھے۔ انہوں نے علی گڑھ کے رسول گنج میں سودیسی اسٹور کھولا جو کافی سفل رہا۔ نیکسٹ پیراگراف ریڈ کرتے ہیں۔ 1920 میں حسرت علی گڑھ کو خیر بات کہہ کر کانپور آ گئے اور یہاں بھی ایک سودیسی اسٹور قائم کیا۔ حسرت موہانی کے مزاج میں سادگی بہت تھی۔ ان کے لباس اور رہن سہن کو دیکھ کر گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ بلند پایہ شاعر، ادیب اور سیاست داں ہیں۔ انگریز حکومت کو حسرت موہانی کی سیاسی سرگرمیاں قطعی پسند نہیں تھیں۔ انگریز انہیں ایک بڑا باغی سمجھتے تھے، لیکن حسرت ان سب باتوں سے بے نیاز اپنے مقصد میں لگے رہتے۔ 1913 میں ان کا پریس ضبط کر لیا گیا۔ 1916 میں انہیں دوبارہ جیل بھیج دیا گیا۔ 1918 میں رہائی ملی تو آزادی کے جد و جہد میں پھر مصروف ہو گئے۔ اس پورے پیراگراف کا مطلب یہ ہے کہ 1920 میں حسرت علی گڑھ چھوڑ کر کانپور آ گئے اور یہاں بھی ایک سودیسی اسٹور قائم کیا۔ حسرت کا سوبھاؤ بہت سادہ تھا۔ ان کے پہناوے اور رہن سہن کو دیکھ کر کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا کہ وہ اتنے بڑے شاعر ہیں۔ انگریز سرکار کو حسرت موہانی کی راجنیتک گتیویدیاں بالکل پسند نہیں تھیں اور وہ انہیں باغی مانتے تھے۔ 1913 میں ان کا پریس ضبط کر لیا گیا اور 1916 میں انہیں پھر جیل میں بھیج دیا گیا۔ 1918 میں رہا ہونے کے بعد وہ دوبارہ آزادی کے سنگھرش میں جٹ گئے۔ نیکسٹ پیراگراف ریڈ کرتے ہیں۔ 1921 میں حسرت نے احمد آباد کے کانگریس کے اجلاس میں مہاتما گاندھی اور حکیم اجمل خاں کی مخالفت کے باوجود مکمل آزادی کی قرارداد پیش کی۔ حسرت مکمل آزادی کا مطالبہ کرنے والے ہندوستان کے پہلے نیکسٹ پیراگراف پر چلتے ہیں مجاہد آزادی تھے۔ حسرت موہانی کو تیسری بار 22 اپریل 1922 کو 2 سال کے لیے جیل بھیجا گیا۔ 1924 میں رہا ہوئے تو کانگریس کے بجائے مسلم لیگ اور کمیونسٹ پارٹی سے ناطہ جوڑ لیا۔ 1942 میں حسرت مسلم لیگ کے نمائندے کی حیثیت سے کانپور سے یوپی اسمبلی کے ممبر چنے گئے اور پھر پارلیمنٹ کے ممبر ہوئے۔ ہندوستان کا آئین مکمل ہوا تو حسرت نے اس پر دستخط کرنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ ان کے خوابوں کا تعبیر نہیں ہے۔ اس پورے پیراگراف کا مطلب یہ ہے کہ 22 اپریل 1922 کو انہیں تیسری بار 2 سال کے لیے جیل بھیجا گیا۔ 1924 میں جیل سے چھوٹنے کے بعد وہ کانگریس کے بجائے مسلم لیگ اور کمیونسٹ پارٹی سے جڑ گئے۔ 1942 میں مسلم لیگ کے پرتیندھی کے روپ میں کانپور سے یوپی اسمبلی کے سدسیہ چنے گئے اور بعد میں سنسد کے سدسیہ بنے۔ سنسد یعنی پارلیمنٹ۔ جب بھارت کا سنویدھان بن کر تیار ہوا تو حسرت نے اس پر ہستاکشر کرنے سے منع کر دیا، یعنی سگنیچر کرنے سے منع کر دیا، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ یہ ان کے سپنوں کا بھارت نہیں ہے۔ نیکسٹ پیراگراف ریڈ کرتے ہیں۔ حسرت موہانی کی سیرت اور کردار کا اندازہ ان چند واقعات سے کیا جا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ کانپور کے ایک سوداگر جو حسرت سے عقیدت رکھتے تھے ان سے ملنے آئے تو دیکھا کہ وہ کچھ لکھ رہے ہیں۔ یہ سلام کرنے کے بعد شکستہ بوریوں پر ادب کے ساتھ بیٹھ گئے۔
शिकस्ता बोरी का मतलब होता है फटी पुरानी जूट की बोरी। हसरत लिखते जाते और बीच बीच में उन सौदागर से बात भी करते जाते। हसरत की पुश्त पर एक फटा पुराना पर्दा लटक रहा था। वह पर्दे के पीछे से कुछ निकालते और मुंह में रख लेते और डेस्क पर रखी गुड़ की डाली से थोड़ा गुड़ खा लेते। सौदागर साहब खामोशी से देखते रहते। जब जब्त न हुआ तो अर्ज किया कि आप क्या खा लेते हैं, कुछ खादिम को भी अता हो। हसरत ने पर्दे के पीछे से मिट्टी की हंडिया निकाली जिसमें सूखी रोटियां पानी में भीगी हुई थी। हसरत ने वो हंडिया सौदागर साहब के आगे रख कर कहा, लो खा लो, फकीरों का खाना तुम रईस ना खा सकोगे। सौदागर आप दीदा हो गए। हसरत ने कहा, आज तीसरा फाका है। फाका यानी खाना ना होने की वजह से भूखा होना। शुक्र है सूखी रोटी मैसर आ गई, बड़ी तस्कीन हो गई। तस्कीन हो गई यानी सुकून मिल गया। इस पूरे पैराग्राफ का मतलब ये है कि एक बार कानपुर के एक व्यापारी हसरत से मिलने आए। उन्होंने देखा कि हसरत बोरे की पट्टी पर बैठकर कुछ लिख रहे हैं। सलाम करने के बाद व्यापारी भी वही बोरे पर बैठ गया। हसरत लिखते भी जा रहे थे और बीच बीच में उनसे बातें भी कर रहे थे। हसरत की पीठ के पीछे एक पर्दा लटक रहा था। हसरत पर्दे के पीछे से मिट्टी का कुल्हड़ निकालते, उसमें रखी गुड़ की डली से थोड़ा सा गुड़ खाते और चुपचाप रख देते। जब व्यापारी से ना रहा गया तो उसने पूछा कि आप पर्दे के पीछे से क्या खा रहे हैं। हसरत ने पर्दे के पीछे से एक मिट्टी की मटकी निकाली जिसमें सूखी रोटियां पानी में भीगी हुई थी। हसरत ने कहा, लो फकीरों का खाना तुम रईस नहीं खा सकोगे। यह देखकर व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, आज तीसरा फाका है, सूखी रोटी मिल गई, यही बहुत बड़ा सुकून है। नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करते हैं। हसरत मुशायरों में भी शरीक हुआ करते थे। मुशायरों यानी शायरों की महफिल। मुशायरों की मुंतजमीन। मुंतजमीन का मतलब होता है इंतजाम करने वाले। शुआरा को सफर खर्च, शुआरा यानी शायर होता है, और कलाम सुनाने का मुआवजा बंद लिफाफे में पेश करते थे। एक बार हसरत ने एक मुशायरे में शिरकत की। बाद में मुंतजमीन, मुंतजमीन का मतलब होता है इंतजाम करने वाला, मैंने आपको पहले भी बताया था, ने उनकी खिदमत में लिफाफा पेश किया। उन्होंने फौरन कहा कि मुझे सफ़र का खर्च नहीं चाहिए, मैंने सफ़र में कुछ खर्च नहीं किया। एक गार्ड मुझे अपने साथ डब्बे में बिठा कर ले आया, टिकट मैंने खरीदा ही नहीं। वह गार्ड आज वापस जा रहा है और मुझे अपने साथ वापस ले जाएगा। मुंतजमीन ने बहुत कहा, लेकिन वह इनकार पर अड़े रहे और बोले, जब मैंने टिकट पर कुछ खर्च ही नहीं किया तो आपसे अखराजात लेने का क्या सवाल है। अखराजात का मतलब होता है खर्च की जमा। इस पूरे पैराग्राफ का मतलब ये है कि हसरत मुशायरों में भी शरीक होते थे। मुशायरों के आयोजक कवियों को आने जाने का किराया और मानदेय बंद लिफाफे में देते थे। एक बार हसरत ने एक मुशायरे में शिरकत की। बाद में आयोजक वो होते हैं मुंतजमीन, ने उन्हें लिफाफा दिया तो हसरत ने तुरंत कहा, मुझे सफ़र का खर्च नहीं चाहिए क्योंकि मैंने सफ़र में कुछ खर्च ही नहीं किया। एक गार्ड मुझे अपने डिब्बे में बैठा कर ले आया और टिकट के पैसे नहीं लिए। वही गार्ड आज वापस जा रहा है और मुझे अपने साथ ले जाएगा। आयोजकों के बहुत इसरार करने पर भी उन्होंने कहा, जब मैंने रास्ते में कुछ खर्च ही नहीं किया तो आपसे खर्च किस बात का लूं। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। हसरत मोहानी अपने एक दोस्त के घर में मेहमान थे। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। मेजबान ने उन्हें एक कीमती कंबल ओढ़ने के लिए दिया। हसरत ने वह कंबल उस ख्याल से नहीं ओढ़ा कि ये विदेशी माल है। हसरत रात भर सर्दी में कांपते रहे मगर वह कंबल नहीं ओढ़ा। इस पूरे पैराग्राफ का मतलब ये है कि हसरत मोहानी अपने एक दोस्त के घर मेहमान थे। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। मेजबान ने उन्हें ओढ़ने के लिए एक कीमती कंबल दिया। हसरत ने इस ख्याल से वह कंबल नहीं ओढ़ा कि वह विदेशी माल था। हसरत रात भर सर्दी में ठिठुरते रहे लेकिन उन्होंने वह कंबल नहीं ओढ़ा। नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करते हैं। हसरत एक सच्चे मजहबी इंसान थे। उनमें बला की रवादारी थी। रवादारी का मतलब होता है रोशन ख्याली। उन्होंने नात का मतलब आप सभी को पता होगा, जिसको पता है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे। नात का मतलब होता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कहे हुए इशार। और मनकबत का मतलब होता है औलियाए अल्लाह और दूसरे नेक बंदों की तारीफ और शान में कहे जाए के अलावा श्री कृष्ण की शान में भी इशार लिखे हैं। इस पूरे पैराग्राफ का मतलब ये है कि हसरत एक सच्चे मजहबी इंसान थे। उन्होंने पैगंबर की नात और मनकबत के अलावा श्री कृष्ण की शान में कई कविताएं लिखी हैं।
नेक्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ रीड करते हैं। हसरत ने पूरी जिंदगी जिद्दोजहद में गुजारी। जिद्दोजहद का मतलब होता है मेहनत। उनकी जिंदगी में सादगी, खुददारी, खुददारी का मतलब होता है गैरतमंदी। कलंदरी, कलंदरी का मतलब होता है जिसे किसी चीज की फिक्र ना हो। बेबाकी, उसूल पसंदी और हक गोई के जो औसाफ थे, औसाफ यानी खूबियाँ, उसकी मिसाल मुश्किल से मिलेगी। तहरीक आज़ादी के सिलसिले में उन्हें रईस उल अहरार के लक़ब से याद किया जाता है। लक़ब यानी वह नाम जो असल नाम के अलावा दिया गया हो। उनका इंतकाल 13 मई 1951 को लखनऊ में हुआ। आज वह फरंगी महल, लखनऊ के कब्रिस्तान अनवार बाग में दफन है, लेकिन सच पूछिए तो उनकी जगह हर सच्चे मुहिब्बे वतन के दिल में है। इस पूरे पैराग्राफ का मतलब ये है कि हसरत ने पूरी जिंदगी सादगी, स्वाभिमान, बेखौफी और उसूलों के साथ गुजारी। स्वतंत्रता संग्राम के उनके योगदान के कारण उन्हें रईस उल अहरार यानी आज़ाद ख्यालों के लोगों के सरताज के खिताब से नवाजा गया। 13 मई 1951 को लखनऊ में उनका इंतकाल हो गया। आज वे लखनऊ के फरंगी महल के पास अनवार बाग के कब्रिस्तान में दफन है, लेकिन सच पूछे तो वे हर सच्चे देशभक्त के दिल में बसते हैं। तो यहीं पे हमारे प्यारे से सबक नंबर 12 हसरत मोहानी खत्म होता है। इस सबक के सारे सवालों जवाब पार्ट 2 में अपलोड कर दिए गए हैं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज का एक छोटा सा सवाल है, देखते हैं किसने पूरी वीडियो ध्यान से देखी है। आप सभी कमेंट में लिखकर बताइए कि हसरत मोहानी की ज़िंदगी में कौन सा साल बड़ी अहमियत रखता था। ऐसे ही और चैप्टर के एक्सप्लेनेशन चाहिए या किसी सबक के सवाल के जवाब चाहिए तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।